डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी। देखा जाए तो चैप्टर काफ़ी छोटा है और कुछ इसमें से कंसेप्ट आते हैं जो एनटीएससी के अंदर और आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन के और सेकंड टर्म में पूछे जाने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा जो जो इंपॉर्टेंट हम बताएं अच्छे से आपको समझना है, सुनना है। इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी जिनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज बनेंगे और कुछ आपके कंसेप्ट आपसे पूछे जा सकेंगे एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या होंगे वो विल डिस्कस ड्यूरिंग द चैप्टर। सो चैप्टर का नाम पॉलिटिकल पार्टीज एंड बहुत ही सिंपल अच्छा चैप्टर है। यहां पर आपको संसद की फोटोग्राफ दिख रही है, पार्लियामेंट की फोटोग्राफ दिख रही है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि पहली चीज तो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी क्यों है और इनके बेनिफिट क्या चीज मतलब क्या होते हैं, यही हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज, जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है कहीं पर भी किसी भी देश के अंदर या डेमोक्रेसी अगर होती है तो वहां पर इनका रोल क्या होता है, हमें अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो क्या हमारा काम चल सकता है। इन्हीं सब क्वेश्चंस को हम समझेंगे जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो करें शुरू। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहली चीज पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है इसको हम समझते हैं। आपको दिख रहा होगा पीछे बहुत सारे यहाँ पे बैकग्राउंड में फोटोग्राफ्स लग रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साइन है। ठीक है, सो पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, एक ऐसा लोगों का ग्रुप होता है जिनकी कुछ कॉमन आइडियोलॉजीज होती हैं, कुछ कॉमन थिंकिंग होती है, जिसको बेस बनाते हुए वो अपना एक ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं। अब ऐसे तो ग्रुप कोई भी बना सकता है, बट पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड लोग हैं इनका एक स्पेसिफाइड ग्रुप बना हुआ इसलिए होता है सो दैट दे कैन टेक पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। ठीक है, और वो आगे चल के या तो हारे या जीतें, लेकिन किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस डालें लोगों पे या गवर्नमेंट पे। ठीक है, तो ऐसे समझो। अब ऐसे में ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इनका कंसेप्ट क्या होता है, तो एज आई टोल्ड यू पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये क्या करते हैं, ये एक साथ आते हैं इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करने। The group of people who come together to contest elections and hold the power in the government। भाई जीतेंगे तो गवर्नमेंट में आएंगे, सही बात है। सो ये एक ऐसा लोगों का ग्रुप होती है जो किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक थिंकिंग के ऊपर अपना सहमति रखते हैं, एग्री होते हैं। और देखो मैंने लिखा है यहां पे, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद द वैल्यू ऑफ प्रमोट कलेक्टिव गुडनेस। कि कुछ ना कुछ, जैसे हम देखें तो यहां पर आपको बीजेपी दिख रही है, यहां पे आपको कांग्रेस दिख रही है। आप बहुत पहले से जानते हो कि जब हमारे देश के अंदर आजादी नहीं थी, हमारा देश आजाद नहीं था, तब से हमारी कांग्रेस पार्टी एग्जिस्टेंस में है। उसके बाद में बीजेपी और दूसरी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहां आई। तो क्यों कांग्रेस से हट गई, क्यों लोग कांग्रेस से अलग हो गए? पहले मैक्सिमम जो लोग थे वो कांग्रेस का ही तो हिस्सा थे। तो यहां पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि एग्जिस्टिंग जो लीडर्स होते हैं, अगर किसी भी पॉइंट से आप उनकी थॉट से एग्री नहीं कर रहे होते हो या फिर आपको लगता है कि ये कलेक्टिव गुडनेस नहीं है या कलेक्टिव बेनिफिट नहीं है पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए, सो ऐसे में आप क्या कर जाते हो, अलग हो जाते हो, आप एक अलग फॉर्मेशन कर लेते हो। जैसे आम आदमी पार्टी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ना तो कांग्रेस अच्छा है ना बीजेपी अच्छा है, इन दोनों को छोड़ो, वी विल मेक अ न्यू गवर्नमेंट, वी विल मेक अ न्यू कम्युनिटी। ठीक है, तो उन्होंने कहा एक नई कम्युनिटी बनाएंगे जिसमें करप्शन बिल्कुल ना के बराबर होगा, उनका ऐसा सोच था। तो इन्होंने कहा कि ऐसे में ये लोगों का ग्रुप होता है जो एक साथ आते हैं इलेक्शन लड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं या गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे हैं तो इसको आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहेंगे। ठीक है, वो केवल और केवल एक पार्टी हो सकती है, ग्रुप हो सकता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी मतलब पॉलिटिक्स में आने के लिए दे हैव क्रिएटेड अ ग्रुप। ओके, सो ये इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए, इनका पावर में आना होना चाहिए, या तो ये जीत करके आएंगे या फिर अपोजिशन बन के आएंगे। ठीक है, इधर कैसे अलग होंगे, ये किसी ना किसी मुद्दे पे, किसी ना किसी पॉइंट पे, टॉपिक पे कुछ कॉमननेस रखते हैं, इनका कुछ फिक्स क्राइटेरिया होता है, कुछ कॉमन थिंकिंग होती है सोसाइटी के गुडनेस के लिए। एक और देखिए यहां पर ये क्या करेंगे, दे सीक टू इंप्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय द विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू द इलेक्शंस। ये लोग थे, इनका आइडियोलॉजी था कि हम सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाएंगे, हमारी पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं, हम ये सोसाइटी में करना चाहते हैं। अब ये सारी जो इनकी विल्स हैं, इन सभी विलिंग्स को ये कंप्लीट कर सकेंगे जब इलेक्शंस में जीत जाएंगे।
मतलब a group of people who come with new ideologies or thinking, they will be able to implement such things सिर्फ तब जब they will win the elections। जब इनको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, इलेक्शंस ये जीत जाएंगे, तब ये सारी अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवा पाएंगे गवर्नमेंट का पार्ट बन करके या गवर्नमेंट में आकर के। ठीक है, और देखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसके अंदर बेसिकली कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला वो होता है जो लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं। दूसरा वो होता है जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं। ठीक है, पहले तो लीडर्स हो गए, फिर हो गए एक्टिव मेंबर्स। कभी भी नरेंद्र मोदी या जितने बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो जाकर के लोगों के पास रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि भैया आप हमें वोट दो, या फिर हर जगह जाकर के वो झंडे नहीं लगा रहे होंगे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के। तो लीडर्स जस्ट केवल लोगों को जाकर के बड़ी बड़ी रैलियां जो होती है उसके अंदर अपने थॉट्स बता सकते हैं, सुना सकते हैं। लेकिन 1 to 1 या डोर टू डोर जो एक्टिविटीज हैं वो करने वाले अलग से होते हैं, जिनको हम एक्टिव मेंबर्स कहते हैं, जो सोसाइटी में एक्टिव होते हैं और अच्छी बुरी जो भी चीजें होती हैं, अपने जो भी बात या मैसेज कन्वे करना होता है या पूरा जो मैनेजमेंट देखना होता है वो एक्टिव मेंबर्स करते हैं। फिर आते हैं फॉलोअर्स। इन फॉलोअर्स की मदद से ये जो लीडर्स होते हैं ये इलेक्शंस में जीतते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद में जो जो पॉलिसीज इन्होंने सोची थी अपने लिए उसको इंप्लीमेंट करवाते हैं, और इसी तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चलता रहता है। बात समझ में आई? पॉलिटिकल पार्टी का कंसेप्ट समझ में आया? देखिए दोबारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या? तो पॉलिटिकल पार्टी का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर जो भी लोग सोसाइटी के अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं या जिनके कुछ अलग से प्लान्स हैं जो इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर थिंग को लेकर के, तो वो एक साथ आते हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर वो इलेक्शंस में जीत जाते हैं तो उनकी बनाई हुई पॉलिसीज खुद के अच्छे के लिए, समाज के अच्छे के लिए वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। ऐसे ही इसी कंसेप्ट को हम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबलाइजेशन, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स आपके सामने हैं। ठीक है, चलिए यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वैसे तो आपको अभी मैंने ये जितनी भी चीजें बताई इसको भी आप फंक्शंस में लिख सकते हो, बट हमारे पास में स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 1 by 1। इसको क्लॉकवाइज समझते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। नाउ लेट्स डिस्कस देयर फंक्शंस क्लॉकवाइज। सबसे पहले इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई। इलेक्शंस में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका मेन सबसे पहला जो काम होगा कि वो है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना, सो दैट दे कैन टेक पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन वेदर दे विल बी इलेक्टेड और नॉट। या तो जीत जाएंगे या नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे तो वो अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। यहां तक आएंगे, बट पहले देखते हैं कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलेक्शंस, और इलेक्शन में लोगों का पार्टिसिपेशन करना विथ पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। जब ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो पहली चीज तो ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कहलाएंगे। तुम्हें पता है, मैंने अभी अभी बताया, वो केवल एक ग्रुप होगा, प्रेशर ग्रुप कह सकते हो उसको आप। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का मेन इंटेंशन ही इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके वहां पे जीतना होता है और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट में आना होता है। अब ये जब इलेक्शंस में आना चाहेंगे तो इनके लिए सबसे बड़ा काम होगा कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज। ये अपनी पॉलिसीज के थ्रू उनको बताना होता है। डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज, ठीक है, इनको बताना होता है कि व्हाट वी कैन डू, जो अब से एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है वो नहीं कर पा रही है, या कुछ ऐसी चीजें जो लोगों को लगता है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये काम नहीं कर पा रही हैं, वी आर डिफरेंट फ्रॉम देम, हम उनसे अलग हैं। ठीक है, तो ये सारी वो चीजें होती हैं जो इसमें डिस्कस करते हैं कि देयर आर ऑलवेज सम सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इश्यूज बिफोर द नेशन at the domestic level or international level. Political parties put forward their consideration, views, policies before the people and suggesting the ways of tackle the issues. कि ये अपनी पॉलिसीज के थ्रू सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जो भी देश के सामने आ रही प्रॉब्लम्स हैं उनको बेस बनाते हैं, और बेस बना करके फिर डिस्कस करते हैं लोगों के साथ में, उनको अपने साथ फेथ में लेने की कोशिश करते हैं। यही इनका मेन इंटेंशन होता है। पहला, पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। फिर अगर सोचिए ये लोग जीत जाते हैं तो दे विल मेक लॉज। व्हाट दे विल डू? दे विल मेक लॉज। ठीक है, तो जब ये इलेक्शंस में आएंगे और जीत जाएंगे तो ये फिर कानून बनाएंगे अपनी पॉलिसीज के हिसाब से, सो दैट दे कैन
have the social, economical and political development. Got it? So finally laws can be debated and pass the legislature. यहाँ legislature का मतलब आपकी लोकसभा और राज्यसभा है, स्पेशली लोकसभा कहें तो ज्यादा अच्छा. इसके बाद में most of the people, most of the members belong to the party, they go by the declarations of party's leadership. रिप्रेजेंटेशंस हो जाएगा, फिर इसके बाद में उनके देयर ओपिनियंस. ठीक है, तो जब पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्यों इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसकी पॉलिसी वो बताएंगे, और अगर वो जीत जाते हैं तो जीतने के बाद अपना लीडर चुनेंगे, लीडर चुनने के बाद में गवर्नमेंट बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाने के बाद में लॉज बनाएंगे. यहां पर बन गई गवर्नमेंट और अब ये मतलब देश को चलाने की कोशिश करेंगे. ये पॉलिटिकल पार्टी अब देश को चलाएगी. इनका जो एम होगा, एक सिस्टम होगा पर्टिकुलरली, उस सिस्टम के बिहाफ पे, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे अपने आप से, फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुने जाएंगे. ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 टाइप के मिनिस्टर होते हैं. पहला मिनिस्टर होता है डेप्टी मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स. बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है. तो याद रखना, देखो अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि अगर आप सेंट्रल लेवल पे देख रहे हो तो सेंट्रल लेवल पे देश के अंदर जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, एक बार चलो एक रफ मैप बना लेते हैं अपन. ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे देखा जाएगा तो यहां पर एक गवर्नमेंट काम करेगी जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर को काम करने के लिए 3 टाइप के मिनिस्टर चाहिए होते हैं. एक को कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, एक को कहते हैं आपकी स्टेट्स मिनिस्टर, और एक होता है डेप्टी मिनिस्टर. इन तीनों का जो ग्रुप होता है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. गॉट इट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो ऐसे में ये आपका रोल हो गया. इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, यहां पे डिक्लेरेशन किया कि भैया अगर मैं प्राइम मिनिस्टर अगर मैं बनता हूं तो आई विल इंप्लीमेंट सच लॉज. यहां पर वो जीत गए. अब जीतने के बाद लॉ बनाएंगे, लोग चुनेंगे, लीडर चुनेंगे, गवर्नमेंट चलाएंगे. अब इसके बाद में रोल ऑफ अपोजिशन. एक पॉलिटिकल पार्टी तो कानून बनाने आ गई, एक पॉलिटिकल पार्टी तो गवर्नमेंट में आ गई. अब जो बचे हुए लोग हैं जो जीत नहीं पाए, व्हाट दे विल डू, दे विल परफॉर्म देयर रोल एज अ अपोजिशन. ओके, सो जो भी लोग गवर्नमेंट के अंदर नहीं आ पाए हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, ऑफ कोर्स होगा क्या, जो भी लोग लोकसभा का पार्ट बनेंगे, लोकसभा. चलो इसको थोड़ा साफ सुथरे शब्दों में लिख देते हैं सो दैट आप अच्छे से इसको समझ पाए. देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना. लोकसभा के अंदर फॉर श्योर इलेक्शन जब होंगे तो इसके अंदर एक पर्टिकुलरली नंबर पे इलेक्शंस होते हैं. जैसे हमारे यहाँ एट प्रेजेंट 545 सीट्स हैं. इसमें से जो भी सीट्स होंगी अप्रोक्सीमेटली 274 सीट्स मान लीजिए, ये आपका 50% का कोटा पूरा करते हैं. ठीक है, आप ऐसे माने कि लोकसभा की जो टोटल सीट्स होती हैं उसमें से एटलीस्ट जिसके पास में 50%, लोकसभा की टोटल सीट्स का 50% सीट्स प्लस एक सीट ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा जिसके अंदर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट बना देते हैं. ठीक है, ऐसे मान लीजिए यहां पे लड़ रहे थे बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, मान लो आम आदमी पार्टी, इसके अलावा एक सेकेंड है ना, इसको थोड़ा सही लिख लें. यहां बीजेपी थी, यहां कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी थी, सीपीआई था. ठीक है, इसके अलावा टीएमसी था, तृणमूल कांग्रेस, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज थी. ठीक है, सपा थी. तो ऐसे में जिसको भी टोटल वोट्स का, टोटल कास्टिंग वोट्स का मोर देन 50% प्लस 1 सीट्स मिल जाता है, उस पॉलिटिकल पार्टी के पास अपॉर्चुनिटी होती है, देन दे कैन मेक द गवर्नमेंट. अगर जिस भी समझिए बीजेपी को मिल गया तो रेस्ट ऑफ द पीपल विल प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन. अब ये अपोजिशन का रोल प्ले करना, इट्स ऑल्सो अ वन इंपॉर्टेंट टास्क.
क्यों इंपॉर्टेंट है? ऐसे तो देखा जाए इनको कोई पावर ही नहीं मिली, नहीं। डेमोक्रेसी में अपोजिशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेमोक्रेसी में अपोजिशन नहीं होता है तो जो गवर्नमेंट चुनी गई है वो अपने मन मुताबिक काम कर सकती है, और ऐसे में डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। ठीक है, तो अपोजिशन का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द पॉलिटिकल पार्टीज जो फेल हो जाती है गवर्नमेंट बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें एक टास्क दिया है दैट दे विल परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ अपोजिशन। दे विल क्रिटिसाइज द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट इफ दे आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो कोई भी काम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट करते हैं तो द पीपल हु आर एक्चुअली नॉट हैविंग द मेजोरिटी इन लोकसभा, देन दे विल क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड दे विल हैव द हॉक आइज ओवर द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के काम करने पर क्या करेंगे, हॉकाइज रखेंगे, सो दैट कि गवर्नमेंट कोई मिसयूज ना करे अपनी पावर का। अगर ये ना हो तो शायद हो सकता है कि जो भी लोग इलेक्शंस जीत रहे हैं, इलेक्शन जीत के आए हैं, वो अपना काम ढंग से ना करें। तो जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी अगर फेलियर हो जाता है किसी भी पॉलिसी का, जैसे डीमोनेटाइजेशन था, तो डीमोनेटाइजेशन के क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट थे, हमें कैसे पता होंगे? ठीक है, तो ऐसे में हमारे बिहाफ पे जो क्वेश्चन पूछेगा वो अपोजिशन होगा। किससे? गवर्नमेंट से। क्या आपने जो भी किया वो सही किया कि नहीं किया, आप प्रूव करो, और आपने जितने भी टास्क मतलब परफॉर्म किए हैं वो सारे सही थे, ये प्रूव करो। तो हमारे बिहाफ पे अपोजिशन होता है जो गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकता है। अदरवाइज सोचिए सारे लोग गवर्नमेंट के हों तो फिर तो उनकी मनमानी हो जाएगी, ऐसे तो ये डिक्टेटरशिप भी हो सकता है। इसीलिए अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है जो गवर्नमेंट को कंट्रोल में रख सके। इसी के साथ साथ यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज का घूम फिर के लास्ट जो एक इंपॉर्टेंट टास्क आ जाता है वो है कि पब्लिक इंटरेस्ट को हमेशा ध्यान में रखा जाए। द लास्ट थिंग विच एक्चुअली द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, मे बी दे आर इन गवर्नमेंट और मे बी दे आर जस्ट अपोजिशन, लेकिन उसके बावजूद भी इन सब का काम है कि लोगों के इंटरेस्ट को, जो भी इश्यूज आ रहे हैं देश के सामने, उन सबको देखें। जो भी देश के सामने या ग्रुप के सामने या लोगों के सामने हमारे देश के प्रॉब्लम्स है, लाइक एजुकेशन या जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे देश के सामने आ रही है, उन सब के ऊपर डिस्कस किया जाए, उन सब के लिए रूल्स बनाए जाएं। साथ ही साथ पब्लिक ओपिनियंस लिया जाए, उनको अपने फेवर में किया जाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये भी होता है कि वो पब्लिक ओपिनियंस को दिमाग में रखते हुए काम करते हैं। इफ द पीपल आर नॉट हैप्पी बाय देयर डिसीजंस, तो दे नीड टू चेंज देयर पॉलिसीज। अगर लोग उनकी पॉलिसी से खुश नहीं है तो फॉर श्योर उनको अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि आपने कोई भी पॉलिसी सोच ली और लोगों के ऊपर इंपोज कर दी। अगर लोग हैप्पी नहीं है, पहली चीज आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसीलिए तो इतनी रैलियां करते हैं, इसीलिए तो इतना ऑप्शंस होते हैं। आज आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। जो किसान थे, जो दिल्ली बॉर्डर्स पे बैठे हुए थे, उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक स्ट्रगल किया, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी जो शायद वो अच्छे से समझ नहीं पाए थे, उसके अगेंस्ट में जाके उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। और गवर्नमेंट को लास्टली ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ी कि ठीक है, आप अगर इस बात से हैप्पी नहीं है तो वी विल नॉट इम्पोज द लॉज विच वी आर एक्चुअली थिंकिंग कि ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने अपने लॉज को वापस से स्टेप बैक किया। तो उसके पीछे कारण यही है कि आप पब्लिक ओपिनियंस को इग्नोर नहीं कर सकते, लोगों के थॉट आपको सोचने पड़ेंगे। यहां पर अगर आप कोई भी पॉलिसी बनाते हो, चाहे आप गवर्नमेंट में हो चाहे आप अपोजिशन में हो, तो आपको चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आप अपनी मन मर्जी से ये चीजें नहीं कर सकते। आपको लोगों के रिएक्शंस लेने पड़ेंगे, लोगों के थॉट्स आपको जानने पड़ेंगे। ठीक है, सो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसके फंक्शंस के बारे में कहते हैं तो दे टेक पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस, दे मेक द पॉलिसीज, डिक्लेयर द पॉलिसीज, दे मेक लॉज, दे मेक द गवर्नमेंट and the run government, they play the role of opposition, and they always seeks to have the public opinions. Got it? These 6 roles and functions you need to write down if examiner will ask you. Next देखते हैं, बड़ा ही सिंपल सा है कि हमें क्या जरूरत होती है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कंसेप्ट होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को इनकी जरूरत क्या होती है हमें। तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी का पार्ट है आप, तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑलरेडी हमने देखा, अभी इनके फंक्शंस में हमने देखा, और अभी जब लेक्चर की शुरुआत हमने की तब भी हमने समझा कि पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये लोगों की सिचुएशंस के हिसाब से, उनकी गुडनेस के लिए, या फिर अपनी जो भी एक पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है तो उस प्रॉब्लम को लोगों के सामने रखना, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए अपने राइट्स की डिमांड वो करते हैं ग्रुप बना करके। इवन अगर वो डिमांड जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती तो वो इलेक्शंस पे लड़ लेते हैं। इलेक्शंस जब वो लड़ने लायक बनेंगे तभी उसको हम पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे। तो एक बार अगर हम इन पॉइंट्स को देखें
तो हम समझ जाएंगे कि हमें क्यों जरूरत है पॉलिटिकल पार्टी की। तो सबसे पहली बात अगर हम यहाँ करें तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी जब भी सामने कभी आएगी, नई पॉलिटिकल पार्टी अगर कभी बनेगी, तो इसका मतलब यह है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो शायद प्रेजेंट गवर्नमेंट उन बातों को दिमाग में नहीं रख रही है जिससे कि एक पर्टिकुलर कॉमन जो ग्रुप है वो सफर कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट इज टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑफ द वेरियस इश्यूज टू प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट। यहां पर आप किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के चल रहे हैं, कोई एक आपका व्यू पॉइंट है एंड उसमें गवर्नमेंट आपको इग्नोर कर रही है या आप वो पॉइंट गवर्नमेंट के सामने रखना चाह रहे हैं, या फिर ऐसा है कि कोई कॉमन प्रॉब्लम था आपकी कम्युनिटी का या किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर आप चल रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ा कंसर्न था कि वो चाह रहे थे देश से करप्शन को हटाना। तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव क्रिएटेड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ग्रुप जिसको हमने आगे पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर देखा, जिसने इलेक्शंस लड़े और इलेक्शंस में वो जीत के आए। सो दिस इज द एक्चुअल थिंग जो हम देखते हैं। नेक्स्ट इज टू ब्रिंग द वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर टू फॉर्म द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जब ये अलग अलग डिफरेंट व्यूज थे, उन व्यूज को दिमाग में रखते हुए व्हाट दे हैव डन, उन्होंने अलग अलग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन सबको एक जगह वो लेकर आए और उन्होंने एक कंसेप्ट बनाया एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो ये जरूरी है कि आप क्या करो, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ में लेकर आओ और एक ऐसी गवर्नमेंट बनाओ जो रेस्पॉन्सिबल हो। किन के लिए? जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उनके लिए। दोबारा देखें एक बार, अगर आपको जरूरत है या आप जरूरत महसूस कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो पहला प्रॉब्लम क्या कि आप अलग अलग व्यूज रखते हो अलग अलग इश्यूज पे और इनको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो वो गवर्नमेंट के तौर पर ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग व्यूज अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर के आप आ रहे हो और गवर्नमेंट के सामने उसको रखते हो, गवर्नमेंट के तौर पर उस चीज को आप इरिडिकेट करना चाह रहे हो। नेक्स्ट, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ में लेकर आना चाह रहे हो और एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हो। जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हो सकता है काम ना कर रही हो, या फिर ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कौन से कम्युनिटी से कहाँ से कौन लोग आ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं तो वही गवर्नमेंट बना रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो राजस्थान का पार्ट है तो राजस्थान की गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो भारत के हर एक कोने से अलग अलग लोग निकलने चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए और इन्हीं सब रिप्रेजेंटेटिव का मिला जुला रूप जो होना चाहिए वही देश को चलाना चाहिए, सो दैट every single corner of the nation can take participation in government। ठीक है, तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए ऐसा हो, इसीलिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होती है। एंड द लास्टली टू सपोर्ट और restrain the government and the make policies justify and oppose them। और पॉलिटिकल पार्टी इसलिए भी जरूरी है कि जो गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग है उसके काम करने के ऊपर क्वेश्चन मार्क किया जा सके, सही तरीके से काम अगर वो कर रही है तो, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में वो कर रही है तो। कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपने काम को लेकर जस्टिफाई है कि नहीं, क्या वो अपने काम को लेकर सीरियस है कि नहीं, क्या मिसयूज तो नहीं कर रही है अपने पावर का। इन सभी चीज़ों को देखने के लिए भी पॉलिटिकल पार्टी का होना ज़रूरी होता है। मतलब बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि इन लोगों का एक जगह पर होना ज़रूरी है। जो लोग अलग अलग कंसेप्ट पे अलग अलग सिचुएशंस में काम कर रहे हैं, तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि वो एक साथ आएँ और आकर के अपनी जो सर्विसेज हैं वो दें। इसका मतलब अलग अलग वेरियस एस्पेक्ट रखने वाले लोगों का ग्रुप होना ज़रूरी है। हमारे रिप्रेजेंटेटर अलग अलग जगह से आने चाहिए जो देश को चलाएंगे गवर्नमेंट के तौर पर, और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं या तो उनको सपोर्ट करेंगे या उनके अगेंस्ट जाएंगे किसी भी इंपॉर्टेंट इशू के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमें ये तीनों चीज़ें बताती है कि पॉलिटिकल पार्टी का नीड क्यों है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे सामने कि हमारे यहाँ कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितनी टाइप की, अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे नेशन हैं जहाँ अलग अलग पार्टी सिस्टम होता है। पार्टी सिस्टम मतलब अलग अलग, जैसे अभी देखो नाम से आपको पता चल रहा होगा, पहला कंसेप्ट है वन पार्टी सिस्टम। कुछ ऐसे नेशन है जहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, कुछ ऐसे नेशन है जहाँ दो ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, और कुछ ऐसे नेशन है जहाँ पे मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज होती है। तो वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ऐसे समझने की कोशिश करना कि कुछ नेशंस ऐसे हैं जहाँ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी, इस चीज़ को कंसेप्ट मतलब दिमाग में रखा गया। कुछ ऐसा है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा हो सकती है लेकिन दो ही, मैक्सिमम दो पॉलिटिकल पार्टीज होगी, और कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के नंबर कितने होंगे इसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ हो सकती हैं। चलिए इनको थोड़ा सा और इलेबरेट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वन पार्टी सिस्टम में।
नाम से पता चल रहा है एक ऐसा नेशन जहां पे केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है और उसी पॉलिटिकल पार्टी में से बार 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 जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो गवर्नमेंट बनाएंगे। याद करो क्लास 9th के अंदर डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी वाला चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था वन पार्टी सिस्टम। चाइना का एग्जांपल हमने लिया था और उसमें उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हमने डिस्कस किया था। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे कंपटीशन होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, आदमी चेंज होंगे लेकिन लोग तो वैसे ही रहने हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। पहली चीज समझ में आ गई। तो पहला पॉइंट क्या रखा हमने रखा कि इस तरह के सिस्टम में किसी भी तरीके का कंपटीशन हमें देखने को नहीं मिलता। एक ही पार्टी होती है, वो कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर देती है, वहां पे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर दिया जाता है और जितने भी वोटर्स होते हैं उनके सामने चॉइस दो होती है, या तो नॉट टू वोट एट ऑल, एक को भी वोट ना डालें, या फिर जो भी कैंडिडेट है उनमें से एक को चुन ले। देखो बहुत ही सिंपल है। जैसे चाइना का एग्जांपल लें अपन, तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी में से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी में से 2-3 लीडर्स को चुन लिया। अब इनमें से लोगों के सामने दो ही ऑप्शन है कि या तो हम इसको वोट डालेंगे या फिर वोट नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे में या तो वो वोट डाल रहे हैं और कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनकी लिस्ट के सामने या तो वो यस लिखेंगे या नो लिखेंगे। ऐसा होता ही नहीं है। अगर एक भी वोट डल गया तो ऑफकोर्स वही आदमी चुना जाएगा। रीजन क्या है? और कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसमें मेजॉरिटी तो मानी जाएगी। तो ऐसे में तुम्हें पता होगा, आपने व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी चैप्टर में पढ़ा था कि 3000 कैंडिडेट चुने जाते हैं। जो पार्लियामेंट होती है चाइना की, उसके अंदर 3000 लोग चुने जाते हैं और ये 3000 लोग आगे चल के अपने लीडर को चुनते हैं। तो ऐसे में पहला ऑप्शन है कि या तो बिल्कुल भी वोट नहीं डालेंगे, दूसरा ऑप्शन है दे विल राइट यस और नो अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट नॉमिनेटेड बाय द पार्टी, ठीक है। तो जैसे 10 लिस्ट के अंदर नाम आए तो इसके आगे यस 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 या फिर नो 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 नो। बेसिकली इसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन होगा और उस कैलकुलेशन के अंदर आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो चुना जाएगा। लेकिन चाहे कोई भी चुना जाए, पार्टी तो एक ही होगी। इसके बाद में ये सिस्टम काफी पॉपुलर है कम्युनिस्ट कंट्रीज में, ठीक है। कम्युनिस्ट कंट्रीज क्या होती हैं आप ऑलरेडी जानते होंगे। नेशनलिज्म इन यूरोप जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कम्युनिस्ट पार्टी डिस्कस किया था, कम्युनिस्ट कम्युनिटी को हमने डिस्कस किया था। और जो दूसरी कुछ ऐसे रीजंस हैं जहां पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पावर को होल्ड करके रखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पावर को शेयर नहीं करना चाह रहे होते हैं, तो वहां पर ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। इनमें से चाइना है, नॉर्थ कोरिया है और क्यूबा है, ठीक है। ये कंट्रीज हैं। आप इसमें से एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में रख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है वन पार्टी सिस्टम इनमें से कौन सी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है तो तुम्हें पता होगा कि चाइना में करता है, नॉर्थ कोरिया में करता है या फिर क्यूबा में करता है। लेकिन कौन सा नहीं करता, वो ट्रिकी बना सकता ना थोड़ा सा, तो इसको याद रखता। सेकंड इज जो सिंगल पार्टी सिस्टम होता है वो इस तरह का सिस्टम होता है जहां पे जो गवर्नमेंट होती है वो हर सिटीजन के साथ में मोबिलाइजेशन कनेक्ट करती है। द सपोर्टर्स ऑफ सिंगल पार्टी सिस्टम क्लेम दैट दिस सिस्टम एम्बल द गवर्नमेंट टू मोबिलाइज एवरी सिटीजन टू यूज हिज टैलेंट एंड द एनर्जीज टूवर्ड द कॉमन गोल्स। तो इसमें ऐसा, ये जो लोग इस सिस्टम को बहुत अच्छा मानते हैं वो ये बोलते हैं कि ऐसे में गवर्नमेंट के साथ से या गवर्नमेंट के प्रयासों से ये चीज़ कंफर्म हो सकती है कि कौन सा हर एक सिटीजन के पास ये मौका मिले कि होम वी शुड चूज़, किसको हम चुने। तो ये चीज़ भी यहाँ पर डिस्कस की गई है कि ऐसे में मौका दिया जाता है हर एक व्यक्ति को कि वो अपनी चॉइस को वो चुन सकता है, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट सपोर्टर कहते हैं तो कहते हैं, मान लिया हमने। सिंगल पार्टी सिस्टम के अंदर लिमिटेड होती है चॉइस एंड द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, दोनों ही चीज़ें लिमिटेड होती है। चॉइस भी लिमिटेड है और फ्रीडम भी लिमिटेड है। चुनना है तो उसमें चुनना, नहीं तो मत चुनो, या तो वोट दो या तो नहीं दो। नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, दे रहे हो तो आपको इसी में से चुनना है। तो यहाँ पे फ्रीडम भी नहीं है और चॉइसेस भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन सपोर्टर्स जो हैं वो क्लेम करते हैं कि इनमें हर एक व्यक्ति को मौका मिलता है कि वो अपने टैलेंट को यूज़ कर सकता है, अपनी एनर्जीज को यूज़ कर सकता है कॉमन गोल्स के लिए। हालांकि ज़्यादा अगर देखा जाए तो दिस सिस्टम इज़ नॉट सो गुड। एक तरीके का हमने चैप्टर क्लास 9th में जब पढ़ा था तो हमने देखा था, हमने इस बात को डिक्लेयर भी किया था वहाँ पे कि वहाँ पे सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है। अगर आपने वो चैप्टर याद नहीं है अभी और अगर जानना चाह रहे हो तो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वो देखिएगा एक बार। दूसरा आता है फिर बाई पार्टी सिस्टम या फिर टू पार्टी सिस्टम। बाई पार्टी कह दो या टू पार्टी कह दो। तो जो टू पार्टी सिस्टम है ये एक और ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टीज का पावर शो करने का टाइप है
कि जिसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उसमें तो एक थी, नाउ वी विल हैव द कंपटीशन, या तो एक्स जीतेगा या वाई जीतेगा। इस तरह का सिस्टम यहां पर होता है। जो गवर्नमेंट होती है वो किसी एक पार्टी सिस्टम से बनती है। The government in this party system would very stable and it come to the power by a majority. Thus, there will be continuity to the policies and program. इसमें दो पार्टी है, पार्टी X है, पार्टी Y है। अब इनमें जब एक तरीके का कंपटीशन होगा तो फॉर श्योर क्या होगा, या तो X जीतेगा या फिर Y जीतेगा। ठीक है, या तो X जीतेगा या फिर Y जीतेगा। जो भी जीतेगा ये जीत तय होगी उसकी मेजॉरिटी से। जैसे हमने ये लाइन यहां पे क्यों स्पेसिफाइड की कि उनको मेजॉरिटी मिलेगी, क्योंकि जब दूसरे टाइप ऑफ इलेक्शंस होते हैं, जैसे मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जहां होता है, तो वहां पे एक दूसरे को सपोर्ट कर दिया जाता है। जब कॉलिजन गवर्नमेंट का नाम सुना होगा तुमने, तो वहां पे एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है कि यस यू विल बी सेलेक्टेड और यू विल नॉट, ठीक है, या हम आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, या तो इसको सपोर्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो मेजॉरिटी यहां पे प्रूव हो जाती है। द अपोजिशन यहां पर भी इफेक्टिव होता है क्योंकि वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं। याद करो, अभी मैंने आपको बताया कि बीजेपी जीती तो कांग्रेस हार गई, सीपीएम जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो हार गई, तृणमूल कांग्रेस हार गई, आम आदमी पार्टी हार गई। तो ऐसे में बहुत सारे अलग अलग पार्टीज हैं जो आपस में कंपटीशन कर रही थी। अब वो चाहकर के भी एक साथ नहीं आ सकती, और अगर वो आती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पर ऐसा होता है कि एक को मेजॉरिटी मिली तो दूसरे को नहीं मिलती है, तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से अपना रोल प्ले करता है एज अ अपोजिशन। और अपोजिशन क्यों जरूरी है तो तुम जानते ही हो। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट जैसा भी काम कर रही है उसके ऊपर अच्छे से हम क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, उसके काम को अच्छे से हम जज भी कर सकते हैं। वो किसी पे अपने काम टाल नहीं सकता, मतलब वो ये नहीं कह सकता कि दिस वाज द रीजन कि हमने हमारा टास्क कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट वे कि आप एक दूसरे को, ऑर्डर को, रिप्रेजेंटेशनशिप को या फिर गवर्नेंस को और अच्छा बेहतर बना सकते हो, एफिशिएंट बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रेशराइजेशन नहीं होगा। दे आर फ्री टू डू और फ्री टू मेक पॉलिसीज दे लाइक। समटाइम्स द टू पार्टी सिस्टम इज कंसिडर्ड टू द अनडेमोक्रेटिक। बिल्कुल, क्यों होता है? क्योंकि देखो यहां पे दो पार्टीज की आइडियोलॉजी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, या फिर आप ये कह सकते हो इन दो आइडियोलॉजीज के बीच में हमें चूज करना होता है। बट हो सकता है मेरे जैसा कोई व्यक्ति और मैं ना तो इसके साथ जाना चाहूं ना इसके साथ जाना चाहूं। ठीक है, तो ऐसे में कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ ओपिनियन लिमिटेड है। सोचो कुछ कम्युनिटी है, जैसे आप याद करो पावर शेयरिंग आपने पढ़ा था, तो पावर शेयरिंग के अंदर आपने दो चीजें पढ़ी थी। एक कम्युनिटी आपने पढ़ी थी, बेल्जियम का एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पे फ्रेंच स्पीकर्स थे। ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग थे, जर्मन स्पीकिंग थे, और उसके अलावा डच स्पीकर्स थे। तो सोचो कुछ लोग तो कहेंगे कि हम डच को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कहेंगे फ्रेंच को सपोर्ट कर रहे हैं, बट वहाँ जर्मन वाले भी थे, 1% जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी थी। देन व्हाट अबाउट द जर्मन्स? या तो अब उनके पास में ऑप्शन ही नहीं है, या तो उनको फ्रेंच के साथ जाना पड़ेगा, डच के साथ जाना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉब्लम कि यहाँ पर कई बार हमें लगता है कि यहाँ आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है एंड लोगों के पास में जो चॉइसेस होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, और ऐसे में वो जो अचीव करना चाहते हैं शायद वो अचीव नहीं हो सकता। कई बार हमें लगता है कि ये अनडेमोक्रेटिक है। द नेक्स्ट थिंग इज सिंस द पार्टी कम टू द पावर बाय एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इट। कई बार ऐसा होता है कि जब ये एक्स और वाई के बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में इलेक्शंस हुए तो एक्स को मेजॉरिटी मिल गई, मतलब मान लेते हैं अपन 80% तक का सपोर्ट मिल गया और ये 20% इनके पास में है। तो अब ये 80% के साथ में दे आर नॉट, दीज पीपल आर नॉट हैविंग एनी राइट कि इनको किसी भी तरीके से अगर ये मिसयूज कर रहे हैं अपने राइट्स का तो इनको हटाया जा सके, क्योंकि कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं, कोई रूल बचेगा ही नहीं इसमें। ठीक है, क्योंकि रूल क्या है, लगभग 2/3 मेजॉरिटी आपको रखनी पड़ेगी किसी भी प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए, लेकिन 2/3 भी नहीं के पास में है। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति है इफ ही इज नॉट कैपेबल एंड ही इज ट्राइंग टू मेक सम लॉज जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो टू पार्टी सिस्टम में वो करना पॉसिबल नहीं होता इफ दे आर हैविंग द क्लियर मेजॉरिटी। ठीक है, तो ऐसे में 2/3 तो इनके लोग होंगे ही नहीं, तो चाह करके भी उसको 5 साल से पहले हटा नहीं सकेंगे। तो कई बार ये प्रॉब्लम सारी फेस करनी पड़ जाती है। आ जाइए नेक्स्ट मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम पे। सबसे बेस्ट है ये, हमारे इंडिया में भी इसीलिए इसको फॉलो किया जा रहा है, जहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ पावर में आने के लिए कंपीट करती है, और more than 2 parties have the responsible or reasonable chance to coming in the power either or their own strength or in alliances with the other. This type of system is known as multiple political party system.
ठीक है। मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज दे आर फ्री टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, बट मेजरली जो इलेक्शंस में जीत होती है वो एक ग्रुप की होती है, ठीक है। ऑब्वियसली एक कम्युनिटी की होगी, एक पॉलिटिकल पार्टी की होगी। यहां पर भी ये देखा जाता है कि दो के बीच में काफी ज्यादा कंपटीशन है। हमारे यहाँ बीजेपी है जैसे, और एक है कांग्रेस, तो इनके बीच में काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि इनको मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो ये अपने अपने अलाइंसेस के साथ में आ जाते हैं। अब ये अलाइंसेस क्या होता है उसको मैं डिस्कस करूंगा अभी, लेकिन पहले समझो, जहां पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, यहां पे ऐसा बाउंडेशन नहीं है, दे आर फ्री टू टेक पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस एंड दे कैन हैव एंड दे कैन विन द इलेक्शंस, और इस तरह से चीजें होगी, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब देखिए अलाइंसेस क्या होता है, लेट्स सी कौन सा बेटर फॉर्म है। तो ऑफ कोर्स बेटर फॉर्म तो तुम जान ही गए हो मेरे हिसाब से भी और अपने हिसाब से भी। द बेटर फॉर्म इज मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिलेगा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगी। द पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग इन अ कंट्री कैन चूज, इट इवॉल्व ओवर द लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, इट्स सोशल रिलीजन डिविजन्स एंड द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। ये वाला फॉर्म तो यहां पर आप कहेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है, ये सबसे बेस्ट होता है। फिर इसने ये है, हम यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं है कि आप खुद से चूज कर सकते हो, या पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस हमारे यहाँ है, बीजेपी यहाँ है, तो हर देश में कांग्रेस या बीजेपी होगी, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ की हिस्ट्री क्या रही, ये डिपेंड करता है आपके यहाँ की ज़रूरत क्या रही। इन सभी चीज़ों के हिसाब से, आपके पूरे कल्चर को देख करके, डाइवर्सिटी को देख करके क्या किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का फॉर्मेशन होता है, और उसी में से आगे चल के कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने एज ए गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आई बात। नेक्स्ट देखिए कि जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर आपके सेंट्रल लेवल पे तो हो गया लोकसभा, और स्टेट लेवल पे हो गया आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। तो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं मिलता मेजॉरिटी, तो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने साथ में मिला लेती है और एक ग्रुप क्रिएट कर लेती है, जिसको हम कहते हैं कॉलिजन। और इस कॉलिजन से वो एक ग्रुप बनाते हैं, दैट ग्रुप कॉल्ड कॉलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी नहीं मिलती, मतलब 50% से ज्यादा सीट्स नहीं मिलती, तो वो दूसरी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को अपने साथ में लेकर आते हैं और इस तरह से वो एक गवर्नमेंट बना लेते हैं, ठीक है। अब इस तरह की गवर्नमेंट को कॉलिजन गवर्नमेंट कहते हैं, हिंदी में गठबंधन की सरकार, ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पर इसी तरीके का अलायंसेस देखा गया, इसी तरीके का ग्रुप देखा गया कई बार। एक ग्रुप जो सबसे इंपॉर्टेंट था दैट वाज कांग्रेस का ग्रुप, और एक ग्रुप जो और इंपॉर्टेंट था वो था बीजेपी का ग्रुप। तो जो कांग्रेस का ग्रुप था, उस कांग्रेस के ग्रुप को कहा गया एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और जो दूसरा ग्रुप था जो कि है बीजेपी, उसको कहा गया यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको आप जब इलेक्शंस होते हैं तो बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस के नाम से भी जानते हैं। तो कांग्रेस प्लस का नाम है एनडीए, एनडीए की गवर्नमेंट, सुना होगा ना ऐसे, एनडीए की गवर्नमेंट। तो एनडीए क्या है, कांग्रेस प्लस इसको सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज का एक ग्रुप। और दूसरा है यूपीए। यूपीए क्या है, यूपीए वो गवर्नमेंट है जो बीजेपी, वो पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप है जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी प्लस इनकी सपोर्टिव पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये पहले डिसाइड होता है कि यार इलेक्शंस के अंदर अगर हम मेजॉरिटी गेन नहीं कर पा रहे हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज है जो हमें सपोर्ट करेगी, या ये पॉलिटिकल पार्टीज है जो हमारे नहीं है, अगेंस्ट में जाएगी, उनके साथ जाएगी। तो ऐसे दो ग्रुप तो पहले बने हुए हैं, एनडीए बना हुआ है और यूपीए बना हुआ है। इसके अलावा एक और तीसरा ग्रुप है जो है लेफ्ट फ्रंट, जो हमारे नेशन की लेफ्ट साइड का है, जिनका इनसे भी रिलेशन नहीं, इनसे भी कंसेप्ट नहीं है, इनसे भी कोई रिलेशन नहीं है, वो अपने हिसाब से रहना चाहते हैं, मस्त मौला है, ठीक है। इनके बारे में और डिस्कस करेंगे जब हम पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे तब, मतलब जो भी वन बाय वन हम नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज पढ़ेंगे तब, ठीक है। यहां तो कोई प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से तुम्हें प्रॉब्लम होगी नहीं। इसको कल पढ़ा दें तो ठीक रहेगा क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। प्लीज इसको अच्छे से समझना, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार क्विक रिविजन एंड विल डिस्कस इट। देखिए हमने सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेप्ट समझे, ग्रुप ऑफ पीपल होगा, इलेक्शंस लड़ेंगे, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे, गवर्नमेंट में आएंगे और फिर वापस अपने पावर को होल्ड करके रखेंगे।
फंक्शंस देखें, इलेक्शंस हो गया, पॉलिसीज बनाना हो गया, लॉ बनाना हो गया, गवर्नमेंट बनाना हो गया, अपोजिशन का रोल और पब्लिक ओपिनियन को जानना। जरूरत इसलिए है क्योंकि वेरियस इश्यूज वो सामने रखते हैं गवर्नमेंट के, अलग अलग जगह से रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर आते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, अपोज करते हैं। अलग अलग टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हमारा एग्जिस्ट करता है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में एक पार्टी होगी जो एक तरीके से डिक्टेटरशिप का काम करेगी। टू पार्टी सिस्टम में कंपटीशन लिमिटेड होगा जो कई बार लोगों को फ्री ऑप्शन नहीं देता चूज करने के लिए, राइट ऑप्शन। और मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में बहुत सारे अलग अलग पार्टी लड़ सकती है इलेक्शंस और जब जरूरत पड़े तो एक साथ आ भी सकती हैं। और इस तरह के अलायंसेस हमने देखे जिसके अंदर एनडीए, यूपीए आ गया और लेफ्ट फ्रंट आ गया। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसको अच्छे से समझो, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछो। हमारी जो रिवीजन सीरीज चल रही है एनटीएससी के लिए उसको प्लीज देखो, कहीं सजेशन हो तो वो भी दो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।